कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। आप सभी को नमस्कार संजय पांडे की ओर से। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ में कोविड-19 का संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं। इसके बावजूद दुख और आश्चर्य की बात यही है कि अभी भी काफी लोग अनलॉक 2 होने का मतलब यही समझ रहे हैं कि अब कोविड-19 का खतरा समाप्त हो गया और अब उन्हें कोविड-19 का संक्रमण हो ही नहीं सकता। शहरों की सड़कों में, सब्जी बाजारों में, दुकानों में, काउंटर वाले कार्यालयों में लोगों की भीड़ देखकर यही लगता है कि उन्हें 2 गज की शारीरिक दूरी के नियम की जानकारी ही नहीं है। इनमें से अनेक लोग मास्क भी नहीं लगाते, गमछा नहीं लगाते या उसे मुंह के नीचे कर लेते हैं। देश के अनेक स्थानों में भी कमोबेश यही स्थिति देखी जा रही है और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील भी की है कि वे व्यक्तिगत स्वच्छता और सामाजिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करें। श्रोताओं, हमारी लापरवाही के कारण स्थिति कहीं इतनी गंभीर न हो जाए कि अंतिम विकल्प के रूप में फिर से लॉकडाउन करने पर विचार होने लगे। श्रोताओं, लॉकडाउन से हमारे दैनिक कार्यों के रुकने के अलावा अंततः आर्थिक हानि भी हमें ही होगी और लॉकडाउन से होने वाली परेशानी अभी भी हम भूले नहीं हैं। इसलिए अनलॉक 2 के दौर में यदि हम कोविड-19 से बचने के लिए सभी सावधानियों को आत्मसात कर लें, अपनी आदत में शामिल कर लें और उनका कड़ाई से पालन करें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए समझाएं, तो हमारे दैनिक कार्य भी होते रहेंगे और आर्थिक गतिविधियां भी चालू रहेंगी और इससे जनजीवन भी सामान्य रूप से चलता रहेगा। श्रोताओं, अनलॉक 2 के बावजूद अभी भी कई क्षेत्रों में काम पहले की तरह सामान्य रूप से चालू नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है शिक्षा और शिक्षण कार्य का। लॉकडाउन से रोजगार के अवसर भी प्रभावित हुए हैं। हमने इन्हीं चुनौतियों को लेकर बातचीत की राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर AM रवानी से। इस बातचीत का पहला भाग आपने पिछले कार्यक्रम में सुना था, तो लीजिए इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर AM रवानी से की गई बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। डॉक्टर रवानी जी, ऑनलाइन एजुकेशन में जो मैथ्स और साइंस के विद्यार्थी हैं, जो गणित और विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या चुनौतियां हैं और वो उसका सामना किस तरह से कर सकते हैं? साइंस के विद्यार्थियों के लिए खास करके प्रॉब्लम वहां पर है कि इनकी जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं जी, वो प्रैक्टिकल क्लासेस को लेने में थोड़ी दुविधा जरूर है, क्योंकि जहां तक सैद्धांतिक विषय का सवाल है, थ्योरी की क्लास का सवाल है, वहां टीचर आके ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी कर सकता है, उसको विद्यार्थी सुन सकते हैं, वो सब अच्छी बात है। लेकिन जब बात आती है कि जब वो विद्यार्थियों को किसी लैब में जाके, प्रयोगशाला में जाके प्रयोग करना है, वो उनको वो सुविधा नहीं मिल पाती है। इस वजह से ये एक चुनौती बन के खड़ा है। लेकिन इसका कुछ समय के लिए सलूशन ये है कि अगर हम ये सोचें कि ये कोविड-19 वाला प्रॉब्लम जो है हमारा, ये कुछ समय के लिए है, कुछ समय बाद विद्यार्थी कक्षाओं में लौटेंगे और निश्चित है इंस्टीट्यूट में वापस अपनी अपनी संस्थाओं में वापस जाएंगे, वहां लेबोरेटरी में क्लासेस हो सकती हैं। तो अभी ये किया जा सकता है कि उनको सिर्फ जो सैद्धांतिक विषय हैं वो पढ़ाए जाएं और जो प्रायोगिक विषय हैं उसको फिलहाल छोड़ दिया जाए, जैसा हमने अपनी संस्था में किया हुआ है।
जब वो विद्यार्थी लौटेंगे तब उनकी रूटीन में डेली जो है फिर हम प्रायोगिक कक्षाएं लेंगे। या फिर एक दूसरा इसमें वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, वो किया जा सकता है कि इसको सिमुलेशन के द्वारा, मतलब जैसा वहां पर प्रयोगशाला में होता है वैसा एक मॉडल यूज करते हुए उसको दिखाया जा सकता है। इसको हम लोग वर्चुअल लैब बोलते हैं। तो वर्चुअल लैब भी जो है MHRD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक इनिशिएटिव है, उनके द्वारा किया गया है ये। तो वर्चुअल लैब का प्रयोग करके उसमें जो भी संबंधित प्रयोग उसमें अवेलेबल हैं उसको विद्यार्थियों को किया जा सकता है। उसमें वो एक्सपेरिमेंट तरह की चीजें वो वर्चुअल रूप से कर सकते हैं, मतलब ऑनलाइन उसको किया जा सकता है। तो जहां तक संभव हो वो भी किया जा सकता है। आप साइंस और मैथ्स की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे चैलेंजेस और असुविधाएं सभी विद्यार्थियों के लिए हैं। खास करके मैं जब कहूंगा कि उनके कल्चरल एक्टिविटीज की बात करूं मैं, उनके स्पोर्ट्स की बात करूं मैं, ये सब तो संभव है ही नहीं। जो विद्यार्थी संस्था में जब आता है, चाहे वो स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, यहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं। सिर्फ शिक्षण ही, क्लासरूम टीचिंग ही सिर्फ नहीं होता, इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें उसकी पर्सनालिटी को डेवलपमेंट में मदद करती हैं। वो सारी चीजें अभी रुकी हुई हैं। ये सारी चीजें तभी संभव हैं जब विद्यार्थी वापस हमारी संस्थाओं में लौटेंगे। तो इसी भांति हम लोग प्रायोगिक कक्षाओं को भी कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, जब वो आएंगे तब करें, और तब तक हम जो हमारे सैद्धांतिक विषय है उनका प्रतिशत कुछ बढ़ा दें, उसका कवरेज हम लोग ज्यादा कर लें, ताकि जब वो लौटें तब सैद्धांतिक विषय कुछ ज्यादा कवर हो गए हों, बचे हुए हम जो है प्रायोगिक कवर कर लें, और इस ढंग से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन एजुकेशन के ही बारे में आपने एक बात कही कि ये बहुत जरूरी है कि शिक्षकों को एक टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। जी, टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा शिक्षक अपनी भूमिका को बहुत असरदार ढंग से निभा सकें, इसके लिए उन्हें और क्या किन्हीं चीजों की आवश्यकता है? ट्रेनिंग के अलावा कुछ इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इक्विपमेंट की बात करूं मैं तो एक छोटा सा कैमरा हो सकता है, वेब कैमरा हो सकता है, या एक आध समझिए लैपटॉप कंप्यूटर हो सकता है, एक माइक्रोफोन, हेडफोन, इस टाइप की सुविधाएं हो सकती हैं, जिसको या तो शिक्षक अपनी तरफ से ले या फिर संस्था उसको उन चीजों को मुहैया करवाए। हमने NIT रायपुर में सभी शिक्षकों को इन चीजों के लेने के लिए मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हुआ है उनको जी, ताकि वो ये चीजें खरीद के अपनी कक्षाएं सुचारू रूप से, प्रभावी रूप से ले पाएं। शिक्षकों को क्लासरूम की तुलना में ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान क्या कुछ अपनी शिक्षण की शैली को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता होगी? शिक्षण शैली में तो काफी परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि अगर वो कैमरे को यूज करते हैं, मैंने जैसा कहा कि कैमरा ले सकते हैं छोटा मोटा, अगर कैमरा नहीं लेते हैं तो नॉर्मली लोग लैपटॉप के सामने रह के लेक्चर डिलीवरी करते हैं। एक शिक्षक जो होता है वो काफी स्वाभाविक रूप से ब्लैक बोर्ड के सामने 6-8 फुट के दौर में पूरा आगे पीछे घूमता है, विद्यार्थियों तक पहुंचता है, उसकी कॉपी को देखता है, उसने क्या लिखा है, क्या समझा है, उस ढंग से पूरी शैली उसकी निर्भर करती है कि वो किस ढंग से सब्जेक्ट को, विषय को कवर करे। यहाँ पर ये सब जो है साधन बड़े सीमित हो जाते हैं। अगर लैपटॉप के सामने डिलीवर कर रहा है अपना लेक्चर, तब तो बहुत ही बैठ के एक ही जगह पे कर रहा है। अगर कैमरा लगाया हुआ है तो निश्चित है थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, वहां पे व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड यूज करके उसमें किया जा सकता है, या कुछ पेन टैबलेट्स वगैरह आजकल आते हैं, उससे वो कुछ ड्राइंग वगैरह बना के, जैसे मैथमेटिक्स में आपने पूछा था, कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं उसको लिखने की आवश्यकता होती है, तो ये पेन टैबलेट का यूज करके ये सब चीजें की जा सकती हैं। लेकिन इसमें हमारे करने की जो फ्रीडम है शिक्षक को वो थोड़ा कम है जी। तो इसमें उनको अपनी शैली को बदलना होगा, उनको इस ढंग से विद्यार्थियों को समझाना होगा ताकि उनको समझ लीजिए मूवमेंट की या बोर्ड में लिखने की आवश्यकता कम रह जाए। ऐसा किया जा सकता है कि पावर पॉइंट में वो पहले अपना प्रेजेंटेशन बना लें, जो डायग्राम है उसको पहले से वो बना के रखें, और जब वो लेक्चर डिलीवरी कर रहे हैं तो पहले अपना लेक्चर बोलें, और साथ साथ में वो अपने स्क्रीन पे, अपने लैपटॉप पे, पावर पॉइंट्स पे बनाई हुई चीजें, अपने जो फोटोग्राफ्स हैं, फिगर्स हैं बने हुए, वो दिखाएं बच्चों को, ताकि उनको समझ में आने लगे चीजें। तो इस ढंग से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन की जरूरत है, एडजस्टमेंट की जरूरत है।
श्रोताओं, बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इस बीच सुनिए फिल्म मंजिल का ये गीत। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, हर माह हमारे पलके नमूदे, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस अजनबी से। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा किस अजनबी से। हाय करे अब क्या जतन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं एनआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर एएम रवानी जी से। सर, हमने सुना है कि कोविड-19 के चलते इन परिस्थितियों से निपटने के लिए और इसी संदर्भ में आपने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जो बहुत ही उपयोगी है। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि वो कौन सी पुस्तक है और उसमें किस बात का वर्णन किया गया है। एक्चुअली देखिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम विद्यार्थियों को कक्षा में बुला के कक्षाएं लेते थे। मैं शुरुआत से कह रहा हूं, उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। कोविड-19 ने हम सबको बाध्य किया है कि हम जो है चीजों को दूसरे नजरिए से देखें और दूसरे ढंग से काम करें, जिसको हम लोग बोलने लग गए न्यू नॉर्मल। तो ऐसे ही रूप से अगर एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी काफी परिवर्तन हुए हैं, होंगे भविष्य में और। क्योंकि जब विद्यार्थी मान लीजिए लौट के भी आ जाएं तुरंत, मान लीजिए हमको शासन के द्वारा ये अनुमति मिल जाती है कि विद्यार्थी कक्षाओं में उपस्थित हो जाएं और पेरेंट्स और विद्यार्थी भी मान लीजिए राजी हो जाते हैं कक्षाओं में आने के लिए, लेकिन हमारे साथ कुछ शर्तें रहेंगी। जैसे हमने देखा है कि अभी जब होटल के शुरुआत होने की बात आती है, कि मॉल शुरू होने की बात आती है, तो हमेशा ये रखा जाता है, बातें साथ साथ में हैं, कुछ कंडीशंस के साथ उनको ये ओपन करने के लिए परमिशन दी गई है। जैसे फेशियल मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये सारी बातें जो है, जब विद्यार्थियों को कक्षाओं में आने की
अनुमति मिल जाएगी तब भी शायद ये बातें लागू होंगी जी। इसलिए मैंने इसको न्यू नॉर्मल कहा है, वो शायद भविष्य में नॉर्मल हो जाएगा जी। और ये जो ऑनलाइन एजुकेशन जो अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं, ले रहे हैं, मैंने कहा टेक्नोलॉजी का यूज तो पुराना है लेकिन वो सिर्फ एडमिशन काउंसलिंग तक सीमित रह गया है, जिसका अब हम लोग एजुकेशन के रूप में उपयोग कर रहे हैं। तो इन्हीं सबको लेते हुए भविष्य में हो सकता है कि हम लोग को ये चीजें पसंद आने लगे और हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ अपनी इच्छा से जाएं। तो मैंने जो एक छोटी सी बुक लिखी है उसका टाइटल है रिवॉल्यूशन इन इंडियन हायर एजुकेशन विद कोविड-19, मतलब एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है। मैंने इसमें हायर एजुकेशन को फोकस किया है। हालांकि जो बातें लिखी गई हैं वो स्कूल एजुकेशन के लिए भी काफी कुछ लागू होती हैं। जैसे इसमें शुरुआत का जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि कोविड-19 के पहले किस तरह से हम लोग एडमिशन करते थे, किस तरह से शिक्षाएं दी जाती थी और किस तरह से बच्चे जब पास होते हैं तो उनका प्लेसमेंट वगैरह होता है, जिसमें हम विद्यार्थियों को हेल्प करते हैं उनके प्लेसमेंट के लिए जी। अब ये जब कोविड-19 आ गया है तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें किस टाइप की चुनौतियां हैं, उसमें हमारे एडमिशन किस ढंग से होंगे, उसमें काउंसलिंग कैसी होगी, उसमें हमारा एजुकेशन कैसे होगा, उसमें प्लेसमेंट्स को हम किस ढंग से हैंडल कर सकते हैं, कैसे ये सारी चीजें ऑनलाइन संभव हैं। देखिए ऑप्शन हमारे पास, अगर विकल्प की बात करें तो निश्चित ही फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही हमको सारे काम करने हैं, तो ऑनलाइन करना ही एकमात्र विकल्प नजर आता है जी। इन विकल्पों में हम लोग इन सब चीजों को कैसे प्रभावी रूप से कर पाएंगे, ये सारी बातें इसमें की गई हैं। और साथ में इसमें वो भी बताया गया है कि इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे किस टाइप के चैलेंजेस हैं, जो हमारी अभी चुनौतियां हैं सभी शैक्षणिक संस्थाओं के सामने, और उसको वो कैसे हैंडल करें इन चुनौतियों को, इन सब बातों को भी इसमें जिक्र किया गया है। इसमें जो है ये भी बताया गया है कि मान लीजिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स ओपन हो जाते हैं बाद में, तो हम लोग जब ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कक्षाएं कैसे लगा पाएंगे, इन बातों का भी उसमें उल्लेख किया गया है। सर, हम इस पुस्तक का नाम एक बार फिर सुनना चाहेंगे। ये पुस्तक है रिवॉल्यूशन इन इंडियन हायर एजुकेशन विद कोविड-19 और ये मतलब ई कॉपी इसकी उपलब्ध है, ई बुक उपलब्ध है और हार्ड कॉपी में इसका प्रकाशन चल रहा है, अभी कुछ दिनों में ये प्रकाशित हो जाएगी जी। श्रोताओं, इस बातचीत में आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं फिल्म जब वी मेट का ये गीत। आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे।
नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम दिल हारे हैं, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे हैं। सांसों की ले मध्यम चले तो से गए बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। आओगे जब तुम हो साजना, अंगना फूल के देंगे। चंदा को काकू रातों में है जिंदगी तेरे हाथों में, पलकों पे झिलमिल तारे हैं, आना भरी बरसातों में। सपनों का जहां होगा खिला खिला, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे। रे बाबा मा दा दा मा रे मा गा, गा मा दा रे दा दा रे बाबा मा गा 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 रे गा सा, अंगना फूल खिले, बारे दा रे गा रे बाबा मा मा गा फूल खिले, मामा बने दा रे मा बने दा रे बाबा मामा गा गा। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं एनआईटी के डायरेक्टर डॉक्टर एएम रवानी जी से। डॉक्टर रवानी जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे संकट काल में, कोरोना काल में, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के दौरान किस तरह से सहयोग कर सकते हैं? अभिभावक का रोल काफी ज्यादा है, इसमें उनकी जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। एक तो बात यह है कि जब विद्यार्थी को अभिभावक स्कूल या कॉलेज भेज देता है तो लगभग वो ये सोचता है कि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वैसे वो भी सोचना गलत है, जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, लेकिन हाँ, जहां तक एक पढ़ने लिखने के माहौल का सवाल है वो इनको स्कूल में और कॉलेज में मिल जाता है, लेकिन अब वही पढ़ाई विद्यार्थियों को अपने घर से करनी है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि घर, जो कि नॉर्मली एक समझ लीजिए भाई बहन से खेलने के लिए जगह होती है, टीवी देखने की जगह होती है, जहां पे बातचीत करने की जगह होती है, वहां अब उसे पढ़ाई करनी है, तो ये थोड़ा सा दुविधाजनक है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स का है। उनको घर में बच्चों को एक ऐसा जगह देनी पड़ेगी, अगर संभव हो तो एक सेपरेट कमरा दें, अगर संभव नहीं हो तो एक ऐसी कोई जगह दें जहां पे वो शांतिपूर्वक कंसंट्रेट करके ऑनलाइन एजुकेशन ले पाए। जब कक्षाएं चलती होती हैं तभी हमने भी देखा है कि बैकग्राउंड में कुछ डिस्टर्बेंसेस हो रहा है विद्यार्थियों के बैकग्राउंड में, तो
तो ये सब जो है सारे विद्यार्थी जो उसको अटेंड कर रहे हैं उनको सारों को डिस्टर्ब करता है। तो ये किसी का इस पर डिस्टर्बेंस ना हो, और खुद जो विद्यार्थी जिसके घर में भी डिस्टर्बेंस हो रहा है वो खुद भी डिस्टर्ब होता है, उसका कंसंट्रेशन भी लूज होता है। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि वो समझ लीजिए एक शांत वातावरण वहां पर हो। और इसके अलावा एक और चीज है, बच्चे को मानसिक रूप से इन परिस्थितियों को फेस करने के लिए तैयार करना है। बहुत सारा काम, खास करके मैं कहूंगा स्कूल में, कॉलेज में उतना नहीं होता है, लेकिन स्कूल में जब बच्चा जाता है, जब छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल में जाते हैं जी, वहां पे बहुत सारे जब वो बच्चे समझ लीजिए मानसिक रूप से कुछ ढंग से परेशान होते हैं, कभी उनको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कुछ नहीं होती है, तो वो अपने टीचर से बताते हैं, कुछ अपने फ्रेंड से बताते हैं, तो उनका काफी कुछ जो है सोल्यूशन निकल आता है। उसका समझ लीजिए कैसे उसको हैंडल किया जाए, ये उसके दोस्त यार बता देते हैं, या उसका जो शिक्षक होता है वो बता देता है। वो सारी चीजें अभी नहीं है। तो सिर्फ शिक्षक जो उसके पास मौजूद है वो सिर्फ पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स अभी मैं कहूंगा कि ट्रिपल रोल में है। एक पेरेंट्स का रोल तो है ही है जो पहले वो कर रहे थे जी, एक दूसरा रोल शिक्षक का है, वो भी उनको निभाना है, और तीसरा रोल उनके यार दोस्तों का है, जो उनका एक फ्रेंड सर्किल था जिससे वो उठते बैठते काफी कुछ शेयर कर लेते थे, सीख लेते थे, वो भी वो मिस कर रहे हैं। तो इसमें मानसिक रूप से बच्चे को सपोर्ट करना, उनको इन परिस्थितियों में ढालना, इन परिस्थितियों का सामना करना, ये सब भी समझाना होगा। और एक और बात जो है, जो विद्यार्थियों के लिए डायरेक्ट उनके बच्चे के लिए नहीं है, लेकिन हाँ पेरेंट्स को भी मैं देख रहा हूँ, कई पेरेंट्स जो हैं काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं जब वो ये सोचते हैं कि भाई एजुकेशन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन में कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, मेरे बच्चे का करियर खराब हो रहा है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि मैंने पहले भी कहा था, जीवन सबसे बड़ी बात है, और जीवन के साथ रहते हुए एजुकेशन चल रहा है हमारा। तो इसमें अगर मान लीजिए 2-4-6 महीने खराब हो रहे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है, तो कोई पहाड़ नहीं टूट रहा है इसमें। इसको आगे जो जीवन बचा हुआ जीवन है उसमें आसानी से मैकअप किया जा सकता है, उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। जब पेरेंट्स मानसिक रूप से तैयार होंगे तभी वह अपने बच्चों को इसमें मानसिक रूप से तैयार कर पाएंगे, और तभी जो ऑनलाइन लेक्चर डिलीवरी हो रही है या ऑनलाइन का एजुकेशन जो भी हो रहा है वो प्रभावी हो पाएगा। इन सबके लिए पेरेंट्स का रोल बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। जी, श्रोताओं, बातचीत का ये सिलसिला आगे जारी रहेगा, और अब सुनते हैं फिल्म आक्रमण का ये गीत।
कलियों के चेहरे निखर गए हैं, फूलों के सेहरे बिखर गए हैं, सब खुशबू बस गई है इन रेशमी शबनमी बालों में। आजा खो जाए ख्वाबों ख्यालों में, आजा के खो जाए ख्वाबों ख्यालों में।
डॉक्टर A.M. रवानी जी, अब अंत में हम चाहेंगे कि हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और खासतौर से ऐसे समय में जब ये देखा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की कम होने की आशंका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमारे विद्यार्थियों के लिए, युवाओं के लिए? नौकरियों की संख्या कम हो रही है, बिल्कुल सही बात कही है आपने, लेकिन मैं एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा अपने कैरियर में नौकरियों को ही क्यों सोचते हैं, उद्यम को क्यों नहीं सोचते। एंटरप्रेन्योरशिप में हमेशा जो है हमारी गवर्नमेंट भी बढ़ावा देते आ रही है, क्योंकि नौकरी सबको दे पाना संभव नहीं होता है, और इसलिए स्वयं का रोजगार, ये बात पे हमेशा ही जोर दिया जाता रहा है। और इस बात पे विद्यार्थियों को या जो भी युवा हैं उनको विकल्प ढूंढना चाहिए। और जहां तक नौकरी की बात है, ये बात जरूर है कि कुछ सेक्टर्स में नौकरियां कम हुई हैं, लेकिन हमको ये कोविड-19 है या कोरोना काल जो है, इसको हम सिर्फ हमेशा परेशानी के रूप में देखते हैं, हम इसको अवसर के रूप में नहीं देख रहे हैं। हमको इसको अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन चीजों को बढ़ावा मिल रहा है, तो निश्चित ही इससे जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे नौकरी की डिमांड बढ़ रही है, इसमें नौकरी के अवसर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। वैसे ही देखा जाए तो फार्मा कंपनीज जो हैं, हॉस्पिटल सेक्टर्स हैं, रिसर्च और डेवलपमेंट की बातें हैं, जो कि इस पेंडेमिक को फाइट करने के लिए जो हमारे रिसर्च हो रहे हैं, उन सब में काम करने वाले वैज्ञानिकों की जरूरत जो है, रिस्क एडवाइजरी की बात हो रही है, उसकी जरूरत है। जैसे इंश्योरेंस कवरेज की बात हो रही है, तो आज हर व्यक्ति सोचता है मुझे इंश्योरेंस कवर करवा लेना चाहिए, तो वहां पर भी जो है डिमांड, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत जो है काफी बड़ी है। रिटेल सेक्टर में है, एसेंशियल सर्विसेज में है, ये ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे डिमांड जरूर बढ़ी है। तो इसमें कुछ सेक्टर्स में कम हुई है, कुछ सेक्टर्स में बढ़ जाएगी। तो अपना जो स्किल है, युवाओं को अपना स्किल को इस ढंग से डाइवर्ट करना होगा कि वो उन सेक्टर्स में नौकरी के काबिल हो सके, वहां एम्प्लॉयमेंट वो ले पाए। जी सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को नटशेल में यही बोलना चाहूंगा, जैसा मैं शुरुआत से बोलते आया था, कि सभियों को अपना माइंडसेट बदलना होगा और ये देखना पड़ेगा कि ये कोरोना काल महामारी तो अवश्य है, लेकिन ये परेशानी ही नहीं है, हमारे लिए एक अवसर है, और इस चुनौती को अवसर के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। और जब हम इसको अवसर के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित ही हमारा मनोबल ऊपर रहेगा और हम समय का सदुपयोग कर पाएंगे। युवाओं को इसका समय का सदुपयोग करके अपना स्किल दूसरे सेक्टर्स में डेवलप करना चाहिए। जो उन्हें चीजें नहीं आती हैं, उन चीजों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जी, तो डॉक्टर A.M. रवानी जी, कोरोना काल में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए और जो उनके समक्ष चुनौतियां हैं, उनका सामना वो किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से सफलता अर्जित कर सकते हैं, इस बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थी NIT के डायरेक्टर डॉक्टर A.M. रवानी से की गई बातचीत। डॉक्टर रवानी ने बताया कि कोरोना काल को परेशानी न समझते हुए उसे एक अच्छे अवसर के रूप में कैसे बदला जा सकता है। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि हम भारतीयों के समक्ष जब भी कोई आपदा आई है तो उससे हम हार कर कभी रुके नहीं हैं, बल्कि उसका एकजुट होकर डट कर मुकाबला किया है। कठिनाई भरे रास्तों पर चलकर एक नई इबारत लिखी है, एक नई उड़ान भरी है और बहारों की एक नई मंजिल पाई है।
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। तो श्रोताओं, यदि हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं, लॉकडाउन की मुसीबत से बचना चाहते हैं, तो बताई गई सभी सावधानियों के साथ मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन करना बिल्कुल न भूलें, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इसकी याद दिलाते रहें। इसी निवेदन के साथ कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को। नमस्कार। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।